हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत 6th क्लास हिस्ट्री का जो बुक है उसका अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर का अध्ययन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक है उसके अंतर्गत क्या कुछ पढ़ना है हम लोगों को। तो चैप्टर नंबर 1 में है हमारा अतीत, चैप्टर नंबर 2 में क्या कब कहाँ और कैसे, चैप्टर नंबर 3 में प्रारंभिका, फिर चैप्टर नंबर 4 में है प्रथम कृषक एवं पशुपालन, फिर 5 नंबर में है प्रारंभिक शहर प्रथम नागरिक, फिर चैप्टर नंबर 6 में है जीवन के विभिन्न आयाम और चैप्टर नंबर 7 में है प्रारंभिक राज्य, चैप्टर नंबर 8 में है नए प्रश्न नवीन विचार, चैप्टर नंबर 9 में है प्रथम साम्राज्य, चैप्टर नंबर 10 में है शहरी एवं ग्राम जीवन, फिर चैप्टर नंबर 11 में है सुदूर प्रदेशों से संपर्क, फिर चैप्टर नंबर 12 में है नए साम्राज्य एवं राज्य के बारे में पढ़ना, फिर चैप्टर नंबर 13 में है संस्कृत और विज्ञान, चैप्टर नंबर 14 में है हमारे इतिहास का। अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में है हमारा अतीत। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गाँव है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आज की दुनिया क्या है, और ऑप्शन में दिए हुए रहेगा वैश्विक गाँव और 3 और ऑप्शन रहेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों में मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल कौन सा काल कहलाता है? जिसमें जो है जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है, उसे जो है पूर्व ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। तो जनजातीय समाज जो है उनका इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया है। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित है, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो आपको यह अंदाज हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहने शुरू किए, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल था, यहाँ खेती का काम आसान था, नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसी ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूँकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, आप जानेंगे।
फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता है। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था मगर सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी था। कंदमूल जमा करके या शिकार करके या अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्यों ने सीखा। यह भी एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हो गया था परंतु मनुष्यों ने इसका प्रयोग नव पाषाण काल में किया था आग का। अब वह अपना खाना पकाकर खाने लगा, आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगा। उसके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हुआ। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो है चैप्टर के बारे में दिए हुए और उसके बारे में विस्तार से दिए हुए कि किस चैप्टर के अंतर्गत क्या कुछ पढ़ना है उसके बारे में विस्तार से दिए हुए। तो हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सेकेंड में है क्या, कब, कहाँ और कैसे। हजारों साल पहले क्या हुआ यह कैसे पता लगाएं। कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ यह हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारी हमें इतिहास से ही मिलता है। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें, अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रम अनुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। तो सामान्यतः 3 कालखंड जो है निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक का। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषता होती है। भारत में प्राचीन काल का मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस काल में मनुष्यों ने आग एवं पहिए का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य यानी 750 ईस्वी तक के ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। यह प्रक्रिया जो थी वह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई थी। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। तो आधुनिक काल का प्रारंभ जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। तो उपनिवेशवाद उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत कोई उन्नत देश जो है दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला।
यह काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं इसके बारे में। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढकर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी। तो पांडुलिपियाँ उसे कहा जाता है जो तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिली है, उसे पांडुलिपियाँ कहा गया है। कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है। जो पांडुलिपियाँ है वह पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है अभी भी। पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। तो ये दोनों ही बिहार में है, खुदाबख्श लाइब्रेरी और पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय जो है बिहार में ही है। तो हो सकता है यह क्वेश्चन में पूछा जाए दोनों के बारे में। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकती हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि है। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ आदि में लिखे गए हैं। तो यह है तारपत्रों पर लिखी गई पांडुलिपियाँ।